जींद, जिसे हरियाणा का दिल भी कहा जाता है और राजनीति के तौर पर काफी अहम भी, तो जींद के दिल में क्या है? खास तौर से चुनाव के मद्देनजर हरियाणा के लोग और यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यही समझने के लिए हम जींद में हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जींद का चुनाव सभी पार्टियों के लिए अहम है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए भी निगम चुनाव के बाद ये बड़ा चुनाव है, इसलिए जीतना उतना ही जरूरी है। बात अगर हम कांग्रेस की करें तो बिखरी हुई कांग्रेस ने इस बार किसी खेमे से ना कोई उतारकर चेहरा, बल्कि राहुल गांधी ने सुरजेवाला को यहां इस राजनीतिक अखाड़े में उतारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर, किरण चौधरी, सुरजेवाला एक साथ एक मंच पर पहली बार नजर तो आए, लेकिन हम साथ हैं वाली ये पिक्चर कितनी चलती है कहना बड़ा मुश्किल है। जेजेपी ने दिग्विजय पर चुनाव का जो है दाव लड़ा है। दिग्विजय का पहला चुनाव, जेजेपी का भी पहला चुनाव है। ऐसे में राजनीतिक अस्तित्व भी जो है स्टेक पर लगा है, तो काफी अहम है। वहीं इनेलो भी अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अभय चौटाला के लिए भी चुनाव काफी अहम है। ऐसे में इन सभी के बीच कौन किंग बनकर निकलता है जींद का, ये देखना यकीनन दिलचस्प होगा। जींद की जनता के दरबार से जो हंसता हुआ जाएगा, हरियाणा के मुकद्दर का सिकंदर वही कहलाएगा। जींद अब हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि हर पार्टी यहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जीत का एक्सपेरिमेंट करने में जुटी है। राजनीतिक गलियारों में इस चुनाव को लेकर उत्साह बना हुआ है, लेकिन जनता कितनी उत्साहित है ये जानने के लिए जींद चलते हैं। अब यही है, जो काम करेगा ना उसको वोट देगी पब्लिक। चुनाव आने पर सारी सड़क पार जाती है, सब अभी बुलाने लग रहे हैं। क्या फायदा, आप लोग तो पागल नहीं है। कहते हैं भाई हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो तो पार में देना पड़ता है, काम कोई नहीं करता है यहाँ पे। हर पार्टी के लिए जींद प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव में 5 सीटों पर अपने मेयर बनाने वाली बीजेपी ने इस बार इनेलो के हरिचंद मेढ़ा के निधन के बाद उनके बेटे कृष्ण मेढ़ा पर दांव खेला है। जींद का उपचुनाव हर पार्टी का भविष्य तय करेगा। हालांकि मनोहर सरकार यहां अपनी जीत पहले ही घोषित कर चुकी है। हरियाणा में मजबूत विपक्ष कौन हो, मान्यता प्राप्त विपक्ष क्यों हो, कौन हो, तो ये एक प्रकार का विषय उनकी ओर से मैं कह सकता हूँ। वरना कोई कारण लगता नहीं था कि इस होड़ के अंदर वो एक विधायक को, जो पहले से विधायक है, उन्हीं को, सिटिंग विधायक को, कभी आज तक मैंने सुना नहीं है राजनीतिक इतिहास के अंदर कि सिटिंग विधायक को और फिर विधानसभा के चुनाव में, हाँ यदि लोकसभा का चुनाव होता विधायक को उतारा जा सकता है, लेकिन बाई इलेक्शन में एक विधायक को उतारना ये उनकी एक हताशा। वहीं कई धड़ों में बटी कांग्रेस के अपने अपने कुनबे हैं। यहाँ व्यक्तिगत प्रचार तो नजर आता है, लेकिन कांग्रेस के बैनर तले सभी एक साथ कम ही नजर आते हैं। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के लिए केवल विरोधी ही चुनौती नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर खाने उन्हें राजनीतिक तौर से खत्म करने की कोशिश भी विरोधी धड़े करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी हार जीत सार्वजनिक रूप से ये साबित करेगी कि पार्टी की गुटबाजी को जनता स्वीकार करेगी या नहीं। 10 तारीख से सारी कांग्रेस वही आपको गांव-गांव में, हर बूथ पे, हर व्यक्ति से संपर्क करती हुई दिखाई देगी। सारी कांग्रेस का मतलब, सारी कांग्रेस का मतलब सारी कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपके साथ आएंगे? सब पूरी कांग्रेस का मतलब पूरी कांग्रेस। तो वहीं खुद अपने परिवार को टूटने से न बचा पाने वाले भी जींद के मैदान में कंडेला खाप की आड़ में खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। इनेलो ने कंडेला खाप के प्रतिनिधि उम्मेद सिंह रेढ़ू को मैदान में उतारा है। इस खाप का किसी भी उम्मीदवार की हार जीत में अहम योगदान रहा है।
रणदीप सिंह सुरजेवाला जो उम्मीदवार बनकर के आया है, उससे भी एक चीज जाहिर हो जाती है साफ कि कांग्रेस के पास भी जींद में कोई उम्मीदवार नहीं था। एक सिटिंग एमएलए को उपचुनाव में उतारने का क्या तुक बनता है? किस लिए उतारा है कांग्रेस ने इसको? क्या कांग्रेस के पास स्थानीय कोई ऐसा नेता नहीं था जिस पे वो भरोसा करके यहाँ से उसको उम्मीदवार बना देते? क्या उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं था? इससे साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस की जो हमने कहा कि आपस में दाढ़ जूतियों में बटती है, एक दूसरे की सारा दिन टांग खींचते हैं, ये उसी का नतीजा है। अब तक जींद इनेलो का गढ़ माना जाता रहा। इनेलो के दो फाड़ होने पर पार्टी के परंपरागत वोट बिखरने के आसार हैं, जिसका फायदा सत्तारूढ़ बीजेपी को मिल सकता है। फिलहाल सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले जींद उपचुनाव के लिए 28 जनवरी को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 31 जनवरी को आएंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा में जीत की अग्नि से पूरे साल 2019 का रास्ता रोशन रहेगा, और अगर हार गए तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव का सफर अंधकार भरा हो सकता है। पार्टियों की तरह जनता भी उम्मीद की मशाल लेकर जींद के लिए सक्षम विधायक चाहती है। पीछे कांग्रेस को भी देख लिया, बुढ़ा सरकार 10 साल रहेगी यहाँ पे, इसने भी कोई विकास नहीं किया। अगर वोट चाहिए तो विकास पहले करके दिखाना चाहिए ना, तभी पब्लिक साथ लगेगी। और अब 5 साल हो जाएंगे, 4.5 साल बीजेपी सरकार को हो गए हैं, लेकिन जींद के बारे में किसी ने सुध नहीं, क्योंकि एंटी जो है ना एमएलए यहाँ से था, तो इसलिए हमने भी अपना जो है ना विचार जो है ना अब की बार सोचा है कि नई पार्टी को मौका देंगे और जेजेपी पार्टी को मौका देंगे, ताकि ये लड़के जो है ना युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ताकि आए और युवाओं के लिए, शहर के लिए सुविधा। ये भी तो अपने परिवार को ही बढ़ा रहे हैं, और तो किसी को कोई वोट टिकट नहीं दिया। तो मैं इसमें परिवार की कोई बात नहीं है, पब्लिक का काम होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। परिवार से कोई नहीं होता, परिवार से तो सभी खड़े होते हैं। ये मीठा साहब पीछे खड़े थे, अब फिर भाजपा से लड़ने लगे, वो भी तो परिवारवाद है ना। ये भी तो देखो ना, आप कितने और भी विधायक हैं जिनके एमपी एमएलए उनके लड़के खड़े होते हैं, लेकिन परिवार हमने तो ना जींद का विकास चाहिए, विकास के सिवा कुछ नहीं है। जो विकास करेगा ना उसको ही हम वोट देंगे। जींद के राजनीतिक अखाड़े में जीत का दम हर पार्टी की ओर से भरा जा रहा है। बीजेपी के खाते में 4.5 साल का बही खाता है, तो विपक्ष के पास अपना इतिहास। अब ये जनता पर निर्भर करता है कि इस बार विधानसभा का रास्ता किसे तय करवाया जाएगा। जींद को तो वास्तव में एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। हाँ। कोई भी पार्टी हो, स्टेट लेवल की हो या नेशनल लेवल की हो, रैली यहाँ पे करेगी, और काम के मामले में देखिए 4.5 साल हो गए बीजेपी को। जींद को छोड़ के बीजेपी मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में बढ़िया काम कर रही है, पूरे देश में बढ़िया काम कर रही है। और रैली यहाँ पर बीजेपी की छोड़ोगे, सबकी रैलियां हो रही है। रोहतक चलिए, भिवानी चलिए, हांसी या सोनीपत या पानीपत, किसी तरफ जाइए आपको रोड बिल्कुल डैमेज मिलेगा, कोई सुविधा नहीं है रोड की। और सिर्फ एक जींद डिस्ट्रिक्ट ही बचा हरियाणा में, कोई रोड नहीं है। बाकी हर तरफ आप दिल्ली से हिसार जाइए, दिल्ली से चंडीगढ़ जाइए, सब जगह रोड बढ़िया है। ठीक है, तो जींद को तो कुश्ती का अखाड़ा बना दिया गया है। हाँ। यहाँ आके कुश्ती करो, पब्लिक का बेवकूफ बनाओ। हाँ। ठीक है, इससे अच्छा तो ये होगा अगर यहाँ रैली पे पैसा लगा दिया जाए ना, कोई भी रैली करो और भाई 10 करोड़ रुपए जींद को दो, काम अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब चाहते क्या है? अब यही है, जो काम करेगा ना उसको वोट देगी पब्लिक। अगर बीजेपी ऑल हरियाणा या ऑल इंडिया की तरह जैसे सड़क में इस पे काम कर रही है ना, जनता की मेन रिक्वायरमेंट है कि एजुकेशन, मेडिकल और रोड, ये बेटर मिल जाओ जनता को, बहुत सुविधा है। और जींद में तो कुछ भी नहीं है इनमें से। साल 2019 में हमारे देश के संविधान को बने पूरे 70 बरस बीत चुके हैं, लेकिन इन 70 सालों में क्या जनता भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाई है, गरीबी से आजाद हो पाई है? ऐसे में इस बार के जींद उपचुनाव में जनता पूर्व के सरकार के कारनामों से नाखुश होकर एक नया विकल्प तलाश रही है। तो अभी जो मुकाबला इतना है वो किस में आप ज्यादा देखते हैं? अभी मुकाबला 2 में ही है, जेजेपी और बीजेपी में ही है। अच्छा, तो जेजेपी के बारे में लोग क्या सोचते हैं? जेजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, एक तो यही सोचते हैं कि नया है,
क्योंकि जिस हिसाब से दुष्यंत चौटाला ने संसद में अपना आवाज़ उठाता है, हरियाणा के किसान कहीं का भी हो, पूरे देश का किसान है की है, संसद में स्पेशल किसानों के लिए उसने बोला है। और स्पीच में जो उनकी क्लैरिटी है बिल्कुल एक आम आदमी भी समझ सकता है उसको, और राजनीतिक बैकग्राउंड भी है उनका, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि टक्कर सिर्फ जेजेपी और बीजेपी में ही है, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस पीछे 10 साल भुगत चुकी है, हुड्डा कभी 10 साल यहाँ आया नहीं, और नामांकन पर वहाँ रणदीप सुरजेवाला का तब हुड्डा यहाँ पे आया। 10 साल स्टेट में हुड्डा ने राज किया है, तब उसने क्यों नहीं देखा जीत को। वो भी कोई दौर था जब राजनेता बातों से जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करते थे, लेकिन आज की जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए। जनता को राजा का बेटा नहीं बल्कि सेवक चाहिए जो फजीहत को दूर करके सहूलियत दे सके। क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर ऐसे है जी, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा जी इनके अंदर, चाहे कोई सी भी सरकार आ। हाँ। ये पहला ये अपने 10 साल से मिर्जा साहब से हैं, यहाँ कोई आज ये जो मिर्जा साहब ही आगे बीजेपी में ये कह रहे हैं विकास कराए हैं, खूब खट्टर साहब में कोई नहीं काम हुआ। तो अभी ये जो कांग्रेस के सुरजेवाला आए हैं, जजपा का लोग ऐसे है जी, सारे कहते हैं भाई हम ये कर देंगे वो तो बाद में बेड़ा पड़ता है, काम कोई नहीं करता है यहाँ पे। बेरोजगारी की समस्या है यहाँ पे, पानी की समस्या है, बिजली की सारी समस्या है। तो फिर भी आपने क्या सोच के वोट देना? हम जो काम करें हम वो वोट उसको देंगे, तो कोई भी हो ना, ऐसे कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बताएगा। चुनावी माहौल गर्म है, बयानबाजियों का दौर भी तेज हो चला है, नेता रैली जोर पकड़ रही हैं। जनता की अदालत में नेताओं की अग्नि परीक्षा का वक्त है। ऐसे में सियासी ठहा के चुनावी माहौल में रस घोल रहे हैं। ये इनेलो और जजपा को कहाँ देखते हैं? ये जेजेपी को फाइट में देख रहे हैं। हाँ। इसके कांग्रेस के साथ कांग्रेस की और जेजेपी की ही टक्कर है। और इनेलो तो पीछे है, चौथा नंबर बाबा दो। लेकिन जेजेपी के बारे में लोग क्या सोचते हैं? इन्होंने भी तो अपने परिवार में से अपने लड़के को ही टिकट दे दी है। नहीं पार्टी बनी ना, स्टार्टिंग में हुई तो एक बार तो घर का मेंबर तो खड़ा हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? 300 का प्रधान है ये। हाँ, तो परिवारवाद ये और है नहीं, परिवारवाद तो है। इनेलो में भी परिवार ही था, यहाँ भी परिवार ही दिखता है, कुछ और तो ऐसा नहीं है। वरिष्ठ भी जुड़ेंगे अब लोगों का रुझान होगा ना, अभी तभी तो दूसरे कैंडिडेट को देंगे ना। अभी तो कोई कैंडिडेट उनको नजर ही नहीं आया, तो कैंडिडेट नहीं मिला तो अपने परिवार को उठा दिया उन्होंने। अच्छा, तो बीजेपी ने जिसको दिया है, जो पूर्व यहाँ के विधायक थे उनके बेटे मिर्जा को, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? बस 2 महीने पहले तो पार्टी में आया है, ठीक है। आपकी ये कमजोर है, बीजेपी का खास कैंडिडेट बन रहा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता को देखती तो फिर चुनाव में टक्कर होती, फिर बीजेपी एक तरफ जाती, ये बात है। यहाँ मुद्दा कोई नहीं है, मतलब यहाँ विकास का मुद्दा है, विकास मुद्दा है, या सिर्फ चेहरे पे वोट दिया जा रहा है? सारे चेहरे भाव है जोर के चेहरे पर ही है, चेहरे बता ले कल विकास पार्टी किसी ने कराया, मांगे नाम ने को करा दो यार, करा दिया। लोकसभा इलेक्शन होता है, फिर मोदी जी को देखते, फिर बीजेपी को देखते, हर एक आदमी ना क्या ना जिंदगी फिर बिन जिंदगी ना मोदा मादा कुछ नहीं आ रहा है। लोकसभा में मोदी जी बीजेपी लोकसभा में बीजेपी 100% सिर्फ मोदी। अगर मोदी ना आएगा तो इंडिया का पतन शुरू हो जाएगा दोबारा, उसमें उसी फिर देखेंगे। पता क्या मैम, अगर लोकसभा में मोदी ना आए ना तो इंडिया पतन शुरू हो जाए दोबारा, गुलाम की तरफ हो जाएगी दोबारा। जींद उपचुनाव की सियासी फसल गांव में कितनी फल फूल रही है, ये जानने और समझने के लिए हम जींद के 3 स्टार देशखेड़ा गांव पहुंचे, जहां मनोहर सरकार की पिछले 4.5 साल की उपलब्धियों और मौजूदा राजनीति की बयार कितनी बह रही है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हमारे गांव में मैडम जितनी भी गलियां हैं बिल्कुल रद्द हुई पड़ी थी, हमने बिल्कुल सारी वो फरमाइश बना के साफ सफाई करवा रखी है। कहीं भी किसी भी गली के अंदर भी कोई कूड़ा करकट हमारे यहाँ नहीं है। पहले जो टूटी फूटी थी, जितनी भी नालियाँ थी सभी की रिपेयर करा दी, जहाँ रिपेयर नहीं थी वैसे खड्डे पड़े थे उन्हें सभी नहीं बना दी। और गांव के बाहर भी
जितने रास्ते लगते हैं, कहीं नाली थी होती तो गड्ढा हमने जाल लगवा रखे हैं ताकि साधन आराम से आ जा सकते हैं। लेकिन हमने मेहनत बहुत करी थी। हमें 3 स्टार की बजाय हमें 7 स्टार की उम्मीद थी, लेकिन हम 3 स्टार से ही संतुष्ट होना पड़ा। हमने मेहनत बहुत कर रखी थी सफाई के ऊपर भी, और गांव के आपस में भी हमने मिलजुल कर भी बहुत कार्य किया। सरकार से तो ये उम्मीद करते हैं कि हमें पैसा दो ताकि हमें गांव विकास के लिए और कार्य कर सके। हमारे गांव की 3 या 4 गलियां तो बिल्कुल कच्ची पड़ी हैं, जिनमें जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। हरियाणा में किसान एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। चुनाव के दौरान हर पार्टी किसानों को रिझाने में लगी है, लेकिन एक किसान अपने प्रतिनिधि के बारे में क्या सोचता है और समझता है, ये किसानों से जानते हैं। फसल बीमा को लेकर किसान क्या सोचते हैं, ये जो स्कीम है सरकार की? सर इसमें तो जो एंड बेस पे है उसमें तो बहुत बढ़िया है जी। 4 वो किला के वो आते क्रॉप कटिंग, हाँ। और उसमें ज़्यादातर जी किले डाउन ही आते हैं जिसमें फसल डाउन होती है, हाँ। और उसका जो उसके इस पे जो आता है मनगत जो आती है अपना, उस पर जो पैदावार बढ़ती है फिर उसमें कम हो जाता है ना, हाँ। उसके पैसे मिलते हैं, लोग जमींदार बहुत खुश हैं उससे, हाँ। तो फसल बीमा से आप खुश हैं? जमींदार खुश हैं जी सारे। अच्छा, तो आपको फसल बीमा से क्या लाभ हुआ है किसानों को? हमारे को ये लाभ है जी, जैसे हमारी फसल है, जैसे बाजरा है, जीरी है, ये कपास है, उसमें जी कपास भी ले लेते हैं, बाजरा भी ले लेते हैं और मुआवजा भी आ जाता है। मुआवजा भी आ जाता है, इससे लोग खुश हैं जी। जिसका कम हो जाता है उसका मुआवजा मिल जाता है। पहले ये था कि जितना पैदावार होती उतनी थी, कोई ज़्यादा मिलता नहीं था, अब सरकार भी सहायता देती है। और ये जो भावांतर भरपाई योजना है, इससे किसानों को कोई लाभ हुआ है? हाँ, इसको कुछ लाभ हुआ। जो भावांतर से क्या है, जो 4 चीज जब नई जोड़ी हैं, हाँ। इसमें क्या है, हमारा हॉर्टिकल्चर से कम बागवानी का इसका सब्जी कम लेते हैं, हाँ। इसलिए ज्ञान कम है। जींद उपचुनाव में हर नेता टॉप गियर लगाकर पहले पायदान पर उतरने की कोशिश में जुटा है। कल तक बैकफुट पर रहने वाली कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला के नाम पर फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश में है, तो जेजेपी के लिए 2019 के फिल्म का डेब्यू है। टूटने के बाद इनेलो को जनता समेटती है या नहीं, तो वहीं हरियाणा में 4 साल की लंबी पारी खेल चुकी और नगर निगम चुनाव की जीत से उत्साहित बीजेपी के साथ प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन बाजी कौन मारेगा, इसके लिए 31 जनवरी तक सब्र का बांध बनाए रखना होगा। जींद में लोगों का मानना है कि सभी राजनीतिक दलों ने जींद को राजनीति का अखाड़ा तो बना दिया, सभी बड़ी बड़ी रैलियां भी यहां करते हैं, लेकिन आज तक जींद के विकास की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब किसकी किस्मत का फैसला जींद की जनता करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ ही समय बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में हैं। वो किस करवट बैठेंगे या फिर राजनीतिक ऊंट क्या करवट लेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ बड़े दिग्गजों की किस्मत और राजनीतिक अस्तित्व का फैसला ये जींद का चुनाव जरूर कर देगा।